वालेकुम। आज की क्लास में मैं हाजिर हैं और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 2 साइन कर लिया था। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को डिस्क्राइब किया था, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या थे किसे। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 whose name is एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो हमने पढ़ा उसके बारे में मैं ये बता दूँ आपको कि वो सारा काम आप लोगों ने रेडी रखना है, किसी भी तक मंगवा के चेक किया जा सकता है। तो वो सारा काम आप लोगों को अपने रजिस्टर्स में फेयर राइटिंग के साथ विद द हेडिंग्स कंप्लीट करके रखना है। एंड आप लोगों को जब कहा जाएगा तो आप लोगों ने वो तमाम का तमाम स्कूल में लाके जमा करवा देना सारा काम। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने दोबारा बता देता हूँ, अभी पहले भी बताया था कि इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की होती है एटमी साफ। और एक बुनियादी बात जो यहाँ डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि एटम का जो लफ्ज़ है वो निकला है एटोमोस से, ATOMOS, एटोमोस। एटोमोस यानी इतना बारीक, इतना छोटा, इतना माइनर पार्टिकल कि हम उसको देख नहीं सकते और ना आपके सामने वो नज़र आने वाली कंडीशन में होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल। और इसी बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की बिना पर इसका नाम एटोमोस रखा गया, इसका मतलब है इनडिवाइजेबल। मतलब इतना छोटा, इतना बारीक कि आप उसको मज़ीद दो हिस्सों में अगर कोई तरह डिवाइड कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो आप नहीं कर सकते। यू आर अनेबल टू डिवाइड इट इन 2 पीसेस। तो इसीलिए इसकी निस्बत से, एटोमोस की निस्बत से इसका नाम रखा एटम। यानी कि आप ये तसव्वुर कर लें कि एटम एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही बारीक ज़र्रा होता है। लेकिन जब हमने आने वाली मज़ीद जो साइंसी बुनियादों पर तहकीक की तो पता चला कि जनाब इसके अंदर मज़ीद 3 पार्टिकल्स होते हैं। यानी एटम अकेला तनहा नहीं होता, बल्कि वो मज़ीद 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एटम के बुनियादी ज़र्रात कहते हैं। एटम के बुनियादी ज़र्रात से क्या मुराद है जनाब? यहाँ एटम के बुनियादी ज़र्रात से मुराद ये है कि जिनसे मिलकर वो बनता है, तश्कील पाता है। और उनके बारे में भी आज की क्लास में डिस्कस होगा। उन पर चार्ज कौन सा होता है, उनका नाम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। बहरहाल पहले आपको नाम पर गौर करना है कि व्हाट इज़ एटम। तो आप ये कह सकते हैं द वर्ड एटम इज डायरेक्ट फ्रॉम द वर्ड एटोमोस विच मीन्स इनडिवाइजेबल। यानी एटम का जो लफ्ज़ है वो एटोमोस से अखज़ किया गया है। और एटोमोस का लफ्ज़ जो है उसकी मीनिंग है नाकाबिल तक़सीम ज़र्रा, इनडिवाइजेबल पार्टिकल। एंड अब इसके बारे में मैं आपको बता तो चुका हूँ, लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो जो स्टूडेंट्स चाहें वो प्राइमर वाली नोट डाउन कर लेते हैं अपने रजिस्टर में, क्योंकि एटम की डेफिनेशन का जानना इस चैप्टर को जानने से पहले बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एटम का जो लफ्ज़ है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आपने जब लिखना होगा इन द डेफिनेशन, इफ़ इट कम्स इन योर एग्जाम्स, व्हाट इज़ एटम, सो यू मस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एटम। आपने वहाँ किसी को बताना नहीं है, बल्कि वहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में एग्जामिनर को आंसर देना है। एंड रिटन फॉर्म जो है उसके हिसाब से डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप सब स्टूडेंट्स को अभी हम दिखा देते हैं। तो आपको वो तमाम डेफिनेशन जो पहले दिखाई जा चुकी हैं उनके बारे में भी मैंने बताया था कि आपने रजिस्टर में नोट डाउन करनी है। ये डेफिनेशन भी आप देख लें, मैं रीड भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने रजिस्टर में लिख लें। सो प्लीज़ आपको आपकी स्क्रीन पर एटम की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी। मैं अब इसको रीड कर रहा हूँ, आप लोग तसल्ली से इसको देख लें, सुन लें। एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स पेचीदा, क्योंकि ये इतना साफ शफाफ नज़र नहीं आता, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर आपके सामने एक चीज़ पड़ी हुई है ना, वो ये एटम। इसीलिए कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स से पेचीदा है। Atom is a complex organization consisting of subatomic particles called electron, proton and neutron.
यानी एटम जो है वो एक पेचीदा मतलब है, 3 बुनियादी ज़र्रात से मिलकर बनता है, और ये 3 बुनियादी ज़र्रात सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाती हैं, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डेफिनेशन अगर आप चाहें तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक यस या नो नहीं कहा है तो मुझे बताएं, मेहरबानी यस का जवाब दे दें ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ जी, आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन, देखिए वेरी गुड। आज आप लोग लेट भी आए बेटा, थोड़ा प्लीज़ कम ऑन टाइम या कम बिफोर टाइम, ताकि आप लोग रेडी होकर बैठ सकें। अब आपको हम दिखा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी आपको पिक नज़र आ रही होगी, आप लोग की स्क्रीन पे नज़र आ रही है सबको जी। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपको ये कुछ सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, इन सर्कल्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। उर्दू में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं मदार। यानी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बुनियादी तौर पर एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसके इर्द गिर्द मदार होते हैं, मदार को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो ये ऑर्बिट्स है जनाब, और ऑर्बिट्स के साथ आपको स्मॉल ये छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो छोटे सर्कल्स हैं ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिखा हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को उर्दू में कहा जाता है मरकज़ा, और न्यूक्लियस को एक और नाम से भी पहचाना जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। एटम का मरकजी हिस्सा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम या एटम का मरकजी हिस्सा। अब ये सेंट्रल पार्ट में जनाब दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, किसी भी एटम के दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि 3 बुनियादी ज़र्रात के बारे में जो आपने अभी सुना था, उनके बारे में जो मैंने बताया था आपको, अब उनकी मैं बता रहा हूँ लोकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स। तो लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद मदार या ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। एंड दीज आर रिवॉल्विंग, ये जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दो मज़ीद ये ज़र्रात हैं एटम के बुनियादी, वो पाए जाते हैं सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से पहचाना जाता है। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को लोकेशन समझ में आ गई सबको बेटा जी। लोकेशन के बाद अब हम जा रहे हैं इनकी चार्जेस की तरफ। हर पार्टिकल का एक बुनियादी तौर पर चार्ज होता है। चार्ज से बात या तो उस पर माइनस होगा या उस पर प्लस होगा या कोई चार्ज नहीं होगा। बेसिकली 2 टाइप के चार्ज होते हैं, ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अगर हम किसी बैटरीज वगैरह की बात कर लेते हैं, सेल्स की बात कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैथोड और एनोड के नाम से पहचाने जाते हैं। तो कैथोड और एनोड यहाँ ना गए, यहाँ पे क्योंकि बैटरी की बात नहीं होगी, चार्ज की बात होगी, तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब चार्ज के हवाले से मैं आपको डिफाइन कर दूँ फंडामेंटल पार्टिकल पर इस पर कौन सा चार्ज होता है। तो जनाब इलेक्ट्रॉन को हमने ई से डिनोट किया है या ई से हाईलाइट किया है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है जनाब? माइनस। आप यानी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। उर्दू में आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है, मनफी बार वाला ज़र्रा है। सेकंड पार्टिकल पर चलते हैं। सेकंड पार्टिकल जिसका नाम प्रोटॉन है, इस पर चार्ज होता है जनाब पॉजिटिव। इन द वर्डिंग आप ये लिख सकते हैं, बाय द वर्डिंग आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। वैसे नाम से भी मिल रहा है प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों लफ्ज़ से आ रहे हैं। तो अगर आप याद दहानी के तौर पर याद रखना चाहें तो ये कह सकते हैं जनाब कि प्रोटॉन Pp से आता है, पॉजिटिव Pp से आता है, दैट्स व्हाई प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद दहानी के तौर पर बता रहा हूँ, साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं बता रहा।
तो चार्ज के बारे में मैंने बता दिया आपको, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब चलते हैं जनाब थर्ड पार्टिकल की तरफ। थर्ड पार्टिकल जिसका नाम न्यूट्रॉन है और जिसको हमने यहाँ एन से डिनोट किया है, एन से हाईलाइट किया है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आप देख सकते हैं तो क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं ई पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ई पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एन पर क्रॉस लगा हुआ है। और ये क्रॉस इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जनाब ना इस पर नेगेटिव चार्ज है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको कहते हैं हम न्यूट्रल पार्टिकल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द नेचर बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इट इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल। उर्दू में अगर आपसे कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि बेबार ज़र्रा होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं। बेबार ज़र्रा न्यूट्रॉन, मस्बत चार्ज वाला ज़र्रा प्रोटॉन, मनफी चार्ज वाला ज़र्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात बेटा? आगे चले हम जी। इसके बाद हमारा जो मेन और अहम टॉपिक है आज का वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था और ये ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, साइंटिस्ट तो थे एज वेल एज ये एक स्कूल टीचर भी थे केमिस्ट्री के। बिल्कुल मेरी तरफ फर्क सिर्फ इतना है कि आपका स्कूल यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है और उसका स्कूल जो था वो ब्रिटिश स्कूल के हवाले से मशहूर था लंदन में। तो यहाँ पर ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिनका नाम डाल्टन था। और डाल्टन जो है वो टीचर होने के साथ साथ साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतें रखते थे और उसी हिसाब से उनको दिलचस्पी भी थी केमिस्ट्री में, खासतौर पर दिलचस्पी थी। तो उन्होंने जब एटम के बारे में सुना तो उनको मुश्किल हुई कि यार एटम जो है उस पर गौर किया जाए कि जब इतना छोटा है, इसके अंदर बीम पार्टिकल भी मौजूद है, तो इसकी नेचर क्या है। बाय द नेचर जब उन्होंने गौर फौज किया एटम पर तो वो एक नतीजे पर पहुँचे और उस नतीजे को उन्होंने 4 पॉइंट्स की शक्ल में पेश किया, जिसको हम पहचानते हैं आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या उर्दू में अगर कहना चाहें तो डाल्टन का एटमी नज़रिया। उर्दू में आप डाल्टन भी लिखेंगे, उर्दू में आप डाल्टन लिखेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कल को आपसे उर्दू में कुछ लिखने को कह दे तो आप सही तलफ़्फ़ुज़ में लिखें। उर्दू की बुक्स में डाल्टन लिखा हुआ है, वैसे इसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम डाल्टन पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन को नहीं बिगाड़िएगा। लिखते वक्त जो भी लिख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट मोड। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट्स जो डिफाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देते हैं, उसके बाद में पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। जी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। ऑल स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर। आप सबको नज़र आ रहा है जी? बेटा मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लें और समझ लें। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिवाइजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो है अनासिर, ये जमा है, इसकी वाहिद है अंसर। एलिमेंट की उर्दू अंसर है और जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बात करें तो उर्दू में उसको कहेंगे अनासिर। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिवाइजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि वो बोल रहे हैं तमाम जितने भी अनासिर होते हैं, जितने भी कायनात में अनासिर मौजूद हैं, वो सब के सब एटम से बनते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल इंडिवाइजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल। इतना छोटा कि वो ना काबिल तकसीम है, इंडेस्ट्रक्टिबल उसको हम तबाह नहीं कर सकते, ख़राब नहीं कर सकते। पार्टिकल्स यानी ज़र्रात, एटम्स यानी कोई भी एलिमेंट जब हम लेते हैं कायनात में तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये एटम्स से मिलकर बना। तो ये पॉइंट जो था फर्स्ट पॉइंट था, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब एटम बुनियादी ज़र्रा है हर चीज़ का। सेकंड पॉइंट जो है उस पर अब हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को पहले दिखा देते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जी तो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख लिया सेकंड पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट एंड गोइंग टू डिस्क्राइब फॉर यू।
All atoms of a given element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties. जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी दिए गए एलिमेंट के, वो हर लिहाज से, चाहे वो साइज हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो कीमियाई खुसूसियात हो, अपने लिहाज से सेम होते हैं। लेकिन एक अहम बात, दूसरे जो किसी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उनके लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं, डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट। तो आप इसके आगे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बट आर डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इस पॉइंट को भी अगर इसके आगे नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं बट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, पहले आप लोग देखें अपनी स्क्रीन पे। जी, कंपाउंड आर फॉर्म, कंपाउंड्स की उर्दू में पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मुरक्कबात, कंपाउंड मुरक्कब, कंपाउंड्स मुरक्कबात। आर फॉर्म मतलब तश्कील पाते हैं। मुरक्कबात कब तश्कील पाते हैं जनाब? व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। और सिंपल होल नंबर रेशियो बड़ी डिटेल में आप लोगों को लास्ट वाले चैप्टर में समझाया गया था जब लॉस हम समझ रहे थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप लोगों को ये लफ्ज़ बड़ी इन डिटेल बताया गया था, सिंपल होल नंबर रेशियो किसे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कंपाउंड्स जब तश्कील पाते हैं जब किसी भी एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में एक खास तनासुब से मिलते हैं। और ख़ास तनासुब से मुराद सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब अगर हम यहाँ पानी की मिसाल ले लें तो पानी की मिसाल जब हम लेंगे तो उसको मैं फॉर्मूला भी लिख दूँ आपके सामने ताकि आपको क्लियर हो जाए। H2O। अब ये H2O पानी का फॉर्मूला तो है। पानी कब तश्कील पाएगा जनाब? जब हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम बनेगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का उसका एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन 1 है तो उसका एटॉमिक मास 16। और इसी लिहाज से जब हम देखें तो 2 मतलब 2, 2 8 का 16। ये 1:8 क्या कहलाएगा जनाब? सिंपल होल नंबर रेशियो। और जब भी पानी दुनिया में कहीं भी तश्कील पाएगा तो उसका जो एक ख़ास रेशो होगा नंबर के लिहाज से वो होगा 1:8। ये फिक्स है, ना या 9 आ सकता है, ना या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये 1:8 फिक्स है। अगर 2 होगा तो जनाब यहाँ 16 होगा, और जब हम इसको कट कर देंगे तो ये 1:8 होगा। अगर यहाँ 8 लिखा हुआ वहाँ 2 लिखा हुआ वो भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिक्स बात है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कहीं भी जब पानी तश्कील पाता है उसके एटम का आपस में इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और वो पानी को तश्कील करते हैं तो वो एक खास रेशो से मिलते हैं। और यही चीज़ हमने लॉ में पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कानून मुस्तकिल तनासुब में यही बात समझाई गई थी। ठीक है, चलते हैं लास्ट पॉइंट की जानिब। पॉइंट नंबर 4, a chemical reaction is a rearrangement of atoms but atoms themselves are not changed। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है और ये आप लोगों को केमिस्ट्री की जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें जब मैंने आपको केमिकल इक्वेशन समझाया था तो उसमें ये बात आपको पूरी सी डिफाइन की गई थी कि केमिकल रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट होता है जनाब। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि एटम्स भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटम्स अपने आप को चेंज नहीं करते, ना उनका सिंबल चेंज होता है, ना उनकी नेचर चेंज होती है। हाँ, अलबत्ता दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मिलकर वो एक दूसरी खुसूसियात के हामिल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी अगर उनकी बुनियादी बात की जाए तो अपनी बुनियादी तौर पर वो अपनी नेचर को चेंज नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि केमिकल रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट होती है, बस नई प्रोडक्ट ज़रूर बनती हैं, नए नए कीमियाई तामुलात ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। एटम्स कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करते। इसलिए दैट एटॉमिक थ्योरी के लास्ट पॉइंट में इस चीज़ को रख दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स के ध्यान में जो मिसकॉन्सेप्शन चल रही होती है वो ना आए। इतना एटम भी चेंज हो गए केमिकल रिएक्शन के जरिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, एटम्स अपने आप को कभी तब्दील नहीं करते। तो ये थे जनाब कहते हैं एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट। ये सबको समझ में आ गए? सब लोग लाउड एंड क्लियर बोला करें, समझ में आ गए सबको? ठीक है,
अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों की बुक्स में आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने खुद रीड करना है, खुद समझना है, खुद पढ़ना है, क्योंकि इससे मिलता जुलता है। अलबत्ता किसी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं डिफाइन कर दूँगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उससे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको डिफाइन कर दूँगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ हेडिंग्स मैं आपको वक्त ब वक्त देता रहूँगा पढ़ने के लिए, ताकि आपकी अपनी की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा हो, ज़हनी सलाहियतें बेदार खुद भी आप लोग कुछ समझने की कोशिश करें। बिना मेरे समझाए, बिना मेरे बताए आप लोगों के अंदर भी ये सलाहियतें पैदा हो कि जनाब अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझना भी आए। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी इसकी उर्दू में लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम की उर्दू है एटम के बुनियादी ज़र्रात। और एटम के बुनियादी ज़र्रात जनाब लिखा हुआ आप लोगों के सामने होगा, बिल्कुल डिफाइन मैं पहले कर चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके अंदर 3 जो पार्टिकल्स हैं एटम के उनकी बात हो रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस हो चुकी है। इनका बिगनिंग ऑफ दिस क्लास के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाए जाते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लिहाजा इसे हम बेबार ज़र्रा कहते हैं। इंग्लिश में करते हैं तो न्यूट्रल पार्टिकल्स कहा जाता है इसको। तो ये 3 जो बुनियादी ज़र्रात हैं इनकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही होगी यूर बुक्स, तो आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जितना भी काम आज आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, ये सारा काम भी आप लोगों को लिख कर रखना है अपने रजिस्टर में। और कुछ स्टूडेंट्स आज लेट आए तो मैंने उनके आने से पहले एक चीज़ सही थी कि जनाब आप सबको अपना काम रेडी रखना है, आप सबको अपना काम रेडी रखना है, क्योंकि आप लोगों की रजिस्टर्स कभी भी मंगवा के चेक किए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग तमाम काम आज का जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि सारा का सारा काम आप लोगों ने लिख कर रखना है अपने रजिस्टर में। मैंने आपको बता दिया था ब्लू मार्कर से आप लोग हेडिंग डालेंगे, ब्लैक से इसको अंडरलाइन करेंगे, और तमाम का तमाम जनाब काम जो होगा वो ब्लू इंक पेन से होगा इन फेयर राइटिंग। आज की क्लास के हवाले से अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो उससे कर सकता है, तो मैं उसको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। जी बेटा, किसी के जहन में कोई सवाल, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, डिस्कवरी अभी मैंने नहीं समझाई, ना मैंने आपको करने के लिए कहा। वो एक अलग टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वो एक अलग टॉपिक है, वो नहीं करना है अभी। अभी आपको सिर्फ एक हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही होगी, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, उसके नीचे 3 पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही होगी, वो आपसे लिखना है। ठीक बेटा, और कोई सवाल आज की क्लास के हवाले से? सुहेबा मौजूद है? सुहेबा जी जी बिल्कुल, जो मैंने आप लोगों को अभी बोर्ड पे बना के दिखाई है, इससे मिलती जुलती डायग्राम होगी आपकी बुक में। बिल्कुल, यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर रजिस्टर्स। जी सुहेबा, आप मौजूद हैं? ज़रा मुझे बताइएगा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पर? वेरी गुड। और न्यूट्रॉन पर? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वेरी गुड। अच्छा, ये जो अभी आपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मुझे बताया, अगर इन्हीं की बात हम किसी बैटरी के हवाले से करें, किसी सेल के हवाले से करें, तो क्या वहाँ भी हम इनको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे? वहाँ किस नाम से पुकारा जाएगा? वेरी गुड, कैथोड प्लस के लिए यूज होगा बेटा। अरे मैं गलत बता रहा हूँ आपको? हाँ, ये मैं चेक कर रहा था कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। जी, तो आपने गलत बताया,
मैं गलत भी कह सकता हूँ कभी, ताकि मैं आप लोगों को चेक कर सकूँ मेंटली तौर पर प्रेजेंट है या नहीं है आप लोग। बेटा कैथोड कहते हैं नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव को क्या कहेंगे? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो क्लास को एंड की तरफ लेके जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा एटम में? लोकेशन बताइए। ये सोएबा नहीं, कोई भी बता सकता है, अगर कोई नाम बताए तो फिर। न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद, मेरे साथ बोले, न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद ऑर्बिट्स में। जी, ये जो गोल दायरे बने हुए आपके सामने, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मदार। ठीक है, वेरी गुड, यू हैव गिवन द राइट आंसर। जी, अब प्रोटॉन के बारे में मुझे बताएं, इसकी लोकेशन क्या होगी? न्यूक्लियस में पाया जाता है या कहाँ कहीं और पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, साथ नहीं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है बेटा, और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट्स में पाया जाता है ना। अरे देखा, फिर मैंने गलत बोला, आपने ये सर कह दिया। वेरी गुड, प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में अगर आपसे को पूछे तो आप ये कह सकते हैं, मैंने आपसे उर्दू में पूछा था, इंग्लिश में मैं आपको डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और प्रोटॉन के बारे में आप कहेंगे प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूट्रॉन के बारे में बिल्कुल ये कहेंगे न्यूट्रॉन्स आर आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा।